गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें नए सिलेबस के अनुसार न्यूटन के तीनों नियम चूँकि आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं तो उसको हटा दिया गया है, लेकिन चूँकि उसकी आवश्यकता होगी इसलिए इसमें उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संवेग क्या है, क्योंकि ये पहले की कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो संवेग p बराबर m इंटू वी होता है। संवेग एक सदिश राशि है और दिशा वेग की दिशा होती है। सदिश रूप में इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे देखिए p और v दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। एसआई मात्रक इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है अथवा न्यूटन सेकंड होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। न्यूटन के अब आइए कुछ हम लोग इसको रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा न्यूटन के गति विषयक नियम को थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। तो गति विषयक प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए द्वितीय नियम देखें क्या है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर अथवा बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हम लोग पूर्व की कक्षाओं में प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ इसको प्रूफ करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उस नियम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। सेकंड लॉ को F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब यह अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म समय के समय अंतराल हो, तो हम इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यह लिखने का एक तरीका है। इसको कई बार यूज़ किया गया है पहले भी और अब भी इसको यूज़ करेंगे, तो इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो F इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या बराबर होता है। तीसरा नियम सभी लोग जानते होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया एक्शन की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। अगर यह दो पिंड 1 और 2 हैं, यह एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो 1 दूसरे पर F12 लगा रहा है तो दूसरा पहले पर F21 लगा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दोनों की बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, निगेटिव साइन ये शो करता है। अब आइए यहाँ से आपका टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको आप समझेंगे और इसको कॉपी में नोट करेंगे ये सारी चीज़ें और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो माना दो कणों के निकाय में, जिनके कणों, निकाय मतलब सिस्टम होता है, तो दो कणों का सिस्टम है जिनमें कणों के द्रव्यमान m1 व m2 तथा उनके संवेग p1 व p2 हैं, गति कर रहे हैं। अब निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होगा? p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, यानी उनके कणों के कुल संवेग के योग के बराबर। यह मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अब माना कणों पर बल F1 व F2 कार्य कर रहे हैं, जिससे डेल्टा टी समय अंतराल, यानी डेल्टा टी क्या है? टेंड्स टू जीरो, यानी अति सूक्ष्म समय अंतराल में संवेग परिवर्तन क्या हो जाता है? डेल्टा P1 व डेल्टा P2। तब निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना होगा? कुल परिवर्तन डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। अब संवेग परिवर्तन चूंकि कितने समय अंतराल में हुआ है? डेल्टा टी, तो इसको हम डेल्टा टी से भाग देंगे, यानी संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। चूँकि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं dP अपॉन dt इक्वल टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर हो गया, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर यह लगाए गए बलों के बराबर होती है। अब F1 और F2 को हम लिख सकते हैं F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल।
यानी बाह्य बल और आंतरिक बल में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं या इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से F2 भी लिखेंगे, F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। यहाँ पे देखिए EXT मतलब एक्सटर्नल लिखा हुआ है, INT मतलब इंटरनल लिखा हुआ है। तब dp अपॉन dt क्या होगा, यहाँ से यह dp अपॉन dt देखिए, तो F1 की जगह हम लिखेंगे F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल, F2 की जगह लिखेंगे F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। अब एक्सटर्नल एक्सटर्नल को एक जगह कर लेंगे और इंटरनल इंटरनल को एक जगह कर लेंगे। यहाँ देखिए F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल और प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। चूँकि F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल इक्वल टू 0 निकाय की आंतरिक बल है, तो आंतरिक बल का मतलब कि यह दोनों एक दूसरे पर, यानी एक कण दूसरे पर जितना बल लगा रहा है पहला कण भी दूसरे पर उतना ही बल लगाएगा, तो इनका कुल योग 0 होगा। तो इसको यह 0 हो गया, बचा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। तो dp अपॉन dt हम लिखेंगे F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, और यह F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल कुल एक्सटर्नल बल या एक्सटर्नल बाह्य बल के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं dp अपॉन dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, या मान लिया समीकरण नंबर 3 है। यदि किसी स्थिति में F एक्सटर्नल बराबर 0, इसका मतलब कि यदि सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तब क्या होगा, dp अपॉन dt का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी F एक्सटर्नल अगर 0 नहीं लग रहा है तो समीकरण नंबर 3 से यह dp अपॉन dt 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यदि बाह्य बल नहीं लग रहा हो किसी सिस्टम पर, किसी निकाय पर, तो उसका संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तथा इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यह देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यह संवेग संरक्षण का नियम था, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। अब इसके एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है कि दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो मान लिया कि दो पिंड M1 व M2 है और M1 M2 द्रव्यमान के हैं और एक ही दिशा में U1 व U2 वेग से गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे U1 मान लिया कि U2 से ज़्यादा है, तो कुछ देर के बाद U1 क्या करेगा, यानी M1 क्या करेगा, M2 को अप्रोच करेगा और दोनों में टक्कर होगी। टक्कर मान लिया डेल्टा टी समय अंतराल के लिए है। टक्कर होते समय माना एक दूसरे पर यह बल F21 और F12 लगाते हैं तथा टकराने के बाद इनका संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल, टकराते समय इस संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। टकराने के बाद इनके वेग क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं, द्रव्यमान M1 व M2 ही रहता है। अब इस जो इस पे बराबर एवं विपरीत बल लग रहे हैं, तो इसको हम न्यूटन के तृतीय नियम से हम इसको दिखाएंगे। तो न्यूटन के तृतीय नियम से F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब F12 क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले पिंड में संवेग परिवर्तन की दर बराबर दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर हम लिख सकते हैं कि F12 जो बल लग रहा है वह पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर लग रहा है और F21 यह पहले पिंड पर दूसरे पिंड के द्वारा लगा हुआ बल है। तो पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर और बराबर होगी दूसरे पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के। तो पहले पिंड में संवेग परिवर्तन की दर कितनी होगी, M1 V1 माइनस U1 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए बल है और यह द्रव्यमान और गुणे वेग परिवर्तन यानी A है, तो वेग परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे यह संवेग परिवर्तन की दर हो गया बराबर माइनस M2 या दूसरे पिंड के लिए लेंगे, दूसरे पिंड का अंतिम वेग V2, प्रारंभिक वेग U2 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी समय अंतराल में यह वेग परिवर्तन हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ डेल्टा टी कैंसिल होगा, M1 V1 माइनस U1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। तो M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब इसको हम साइड चेंज करके इसको इधर कर लेंगे,
तो लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और ये आपको दिख रहा होगा इसमें कि m1u1 क्या है, पहले पिंड का प्रारंभिक संवेग, m2u2 क्या है, दूसरे पिंड का प्रारंभिक संवेग, यानी टक्कर के पूर्व कुल संवेग। यह लेफ्ट हैंड साइड में है। m1v1 क्या दिख रहा है कि यह पहले पिंड का टक्कर के बाद संवेग, m2v2 क्या है, टक्कर के बाद दूसरे पिंड का संवेग, दोनों को जोड़ेंगे तो टक्कर के बाद कुल संवेग होगा। तो इस प्रकार से टक्कर के पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। तो पी आई इक्वल टू पी एफ आई, और एफ का मतलब इनिशियल और फाइनल। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि पी नियतांक है। चूँकि बाह्य बल नहीं लग रहा है और यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारा पी नियतांक होगा। इससे हम कह सकते हैं कि यदि दो अथवा अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करें तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे हम m1v1 को इस साइड में ले आएँ और m2u2 को इधर ले जाएं। तो इससे हमको एक इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन मिलता है कि माइनस m1v1 माइनस u1 इक्वल टू m2v2 माइनस u2, यानी उपयुक्त से स्पष्ट है। ये m1v1 माइनस u1 क्या है, देखिए पहले के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यह किसके बराबर है, दूसरे के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना रेखीय संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में भी उतना ही रेखीय संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए संवेग परिवर्तन है, m1v1 है माइनस m1u1 है, तो इसको हम अगर माइनस टाइम्स यहाँ पे बाहर करते हैं तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा m1v1 माइनस m1u1, ऐसे यहाँ पे मिलेगा m2v2 माइनस m2u2। यानी पहले के जितना रेखीय पहले पिंड में जितना संवेग परिवर्तन हो रहा है दूसरे में भी उतना ही हो रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ तक के इस नोट्स को लिख लेंगे, इस वीडियो को ठीक से देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके बाद अगले टर्न पर इसका दूसरा पार्ट जिसमें कुछ क्वेश्चन होगा उसको कराया जाएगा। धन्यवाद।